नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं आपके साथ पराक्रम सिंह शेखावत। आइए शुरू करते हैं तेज रफ्तार से जुड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल की हुई बैठक में वन नेशन वन इलेक्शन पर कोविंद समिति की सिफारिशों को मंजूरी। सरकार एक राष्ट्र एक चुनाव पर शीतकालीन सत्र में विधेयक लाएगी। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि सरकार एक राष्ट्र एक चुनाव संबंधित विधेयक लाने से पहले आम सहमति बनाने के लिए राजनीतिक दलों के साथ विस्तारपूर्वक चर्चा करेगी। एक राष्ट्र एक चुनाव पर गठित समिति की सिफारिशों को मंजूरी मिलने के बाद से तमाम राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं भी आनी शुरू हो गई। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि देश के विकास के लिए और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक राष्ट्र एक चुनाव की आवश्यकता है। बसपा प्रमुख मायावती ने ट्वीट किया, एक देश एक चुनाव की व्यवस्था के तहत देश में लोकसभा, विधानसभा, स्थानीय निकाय चुनाव का एक साथ कराने वाला प्रस्ताव को केंद्रीय कैबिनेट द्वारा दी गई मंजूरी पर हमारी पार्टी का स्टैंड सकारात्मक। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। समिति ने 191 दिन तक राजनीतिक दलों और विभिन्न हितधारकों के साथ चर्चा के बाद 18,626 पन्नों की रिपोर्ट तैयार की। एक राष्ट्र एक चुनाव को मंजूरी दिए जाने पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में बहुत बड़ा फैसला किया गया। हमेशा होने वाले चुनाव देश की प्रगति में बाधा। केंद्रीय मंत्रिमंडल में एक राष्ट्र एक चुनाव को मंजूरी दिए जाने पर कांग्रेस नेता हरीश रावत ने कहा कि निर्णय केवल गिमिक है, उन्हें हार दिखाई दे रही यानी कि गेमिक है। इससे ध्यान हटाने के लिए वो इस तरीके के कार्य कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने कहा कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में तैयार वन नेशन वन इलेक्शन विधेयक को मंजूरी दे दी। हम सरकार के इस फैसले का समर्थन करते हैं। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे होने पर किसानों के हित में केंद्रीय कैबिनेट ने महत्वपूर्ण फैसला लिया। कैबिनेट ने पोषण आधारित उर्वरक सब्सिडी के लिए 24,475 करोड़ रुपयों को मंजूरी दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान पीएम आशा के लिए भी 35,000 करोड़ रुपयों की मंजूरी दी। इस अभियान के तहत दलहन और तिलहन उत्पादक किसानों को प्रोत्साहन मिलेगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक अन्य फैसले के तहत चंद्रयान 4 मिशन के विस्तार को भी मंजूरी दी। इसके तहत ही वीनस ऑर्बिट मिशन को भी कैबिनेट की मंजूरी मिली। मोदी सरकार ने क्रिएटर इकोनॉमी को बढ़ावा देने की दिशा में भी महत्वपूर्ण फैसला किया। इसमें युवाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए एक विशेष राष्ट्रीय संस्थान के गठन को मंजूरी दी। कैबिनेट ने एक अहम फैसले के तहत प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान को मंजूरी दी। 79,156 करोड़ रुपए की इस योजना में आदिवासी बहुल 63,000 गांवों का समग्र विकास संभव। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि कैबिनेट ने बायोटेक्निक में रिसर्च और इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए बायो राइड योजना को मंजूरी दी। इस योजना के तहत कुल 9,197 करोड़ रुपए मंजूर किए गए। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में पहले चरण के लिए बुधवार को मतदान खत्म। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में 7 जिलों की 24 सीटों पर मतदाताओं ने जोर शोर से अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। जम्मू रीजन के 3 जिलों की 8 को, कश्मीर रीजन के 4 जिलों की 16 सीटें शामिल हैं। मतदान केंद्रों के बाहर मतदाताओं की भारी भरकम कतार से यह साफ हो गया है कि यहां की आवाम बदलाव चाहती है। मतदान के मद्देनजर सुरक्षा के लिहाज से चाक चौबंद व्यवस्था की गई। जिला प्रशासन ने चुनाव प्रक्रिया की निगरानी के लिए एक चुनाव नियंत्रण कक्ष स्थापित किया। अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई ताकि लोग निडर होकर अपने मत का प्रयोग कर सकें। जम्मू कश्मीर में विधानसभा के लिए दिल्ली में रहने वाले कश्मीरी प्रवासियों के मतदान के लिए विशेष मतदान केंद्र बनाए गए। दिल्ली में रहने वाले प्रवासी कश्मीरी ने भी बढ़ चढ़कर मतदान किया। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए कई विशेष तैयारियां की गई। पिंक बूथ इसी में से एक है। इन पोलिंग बूथों में खासतौर पर महिला अधिकारियों को तैनात किया गया। कोलकाता में डॉक्टरों की हड़ताल जारी है। अपने मुद्दों को लेकर जूनियर डॉक्टरों ने मुख्य सचिव को एक और ईमेल भेजा है। डॉक्टरों का कहना है कि स्वास्थ्य सुविधाओं के विकास और डॉक्टर्स की सुरक्षा को लेकर उनके मुद्दे अब भी अनसुलझे। जूनियर डॉक्टर मांग कर रहे हैं कि उनकी सुरक्षा के उपाय किए जाएं और उन्हें लागू किया जाए।
जूनियर डॉक्टरों का कहना है कि केवल मौखिक आश्वासन नहीं बल्कि कार्यान्वयन की उम्मीद वो कर रहे हैं। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में बलात्कार और हत्या मामले में पीड़िता के पिता ने कहा कि साल 2021 में कॉलेज के पूर्व प्राचार्य संदीप घोष के ऊपर लगे आरोपों का यदि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने संज्ञान लिया होता तो उनकी बेटी जिंदा होती। हरियाणा के लिए भाजपा गुरुवार को रोहतक में अपना घोषणा पत्र जारी करेगी, जिसके लिए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, भाजपा के कई वरिष्ठ नेता रोहतक उपस्थित रहेंगे। भाजपा हरियाणा में लगातार तीसरी बार सत्ता में आने के लिए इस बार चुनाव लड़ रही है। ऐसा माना जा रहा है कि पार्टी के संकल्प पत्र में हरियाणा के विकास को तेजी से आगे बढ़ाने के साथ कई महत्वपूर्ण ऐलान भी किए जा सकते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिल्ली स्थित एआईसीसी मुख्यालय में हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया। 7 वादे पक्के इरादे के नारे के साथ कांग्रेस ने हरियाणा की जनता को 7 बड़ी गारंटियां दी है। कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में हरियाणा में महिलाओं को 2000 रुपए प्रति माह और 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने का वादा किया है, तो वहीं बुजुर्ग, दिव्यांगों और विधवाओं को 6000 पेंशन देने का वादा भी किया और कर्मचारियों को ओपीएस देने का वादा किया है। कांग्रेस ने कहा कि हरियाणा में उनकी सरकार बनी तो सरकारी विभागों में 2 लाख पक्की भर्तियां करेंगी और कर्मचारियों को पुराना पेंशन देने का वादा भी किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जयपुर के MNIT में आयोजित दीक्षांत समारोह में शामिल हुई। राष्ट्रपति ने दीक्षांत समारोह में 1361 छात्रों को डिग्रियां प्रदान की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने समारोह में छात्रों को संबोधित किया। राष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्रीय विकास को नेतृत्व प्रदान करना युवाओं और छात्रों का कर्तव्य है। केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन ने मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के 100 दिनों को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि 100 दिनों में करीब 15 लाख करोड़ रुपयों की परियोजनाएं शुरू की गई। भाजपा नेता हरीश खुराना ने अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे को लेकर आपकी बयानबाजी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 9.5 साल तक आलीशान बंगले में रहकर सारी सुख सुविधा भोगने के बाद केजरीवाल इस्तीफे का नाटक कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और विधायक दल की नेता आतिशी पर निशाना साधा। किरेन रिजिजू ने कहा कि दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी को सत्ता से हटाने का मन बना लिया है। 8वें इंडिया वाटर वीक 2024 के दूसरे दिन जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग की सचिव देवश्री मुखर्जी ने प्रदर्शनकारियों का दौरा किया। प्रदर्शनियों को कई वर्गों में बांटा गया। वक्फ संशोधन विधेयक पर गठित संयुक्त समिति की बैठक को टाल दिया गया। वक्फ संशोधन विधेयक पर गठित जेपीसी के अध्यक्ष और भाजपा नेता जगदम्बिका पाल ने कहा कि कुछ सदस्यों की मांग और सुझाव पर महत्वपूर्ण त्योहारों के चलते बैठक स्थगित की गई। दिल्ली मेट्रो के चौथे चरण के निर्माण कार्य के तहत पहली बार ट्विन टनल्स की खुदाई का काम सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया। दिल्ली के जेरावल नगर को पुलबंगट से जोड़ने वाली 3 किलोमीटर लंबी 2 सुरंगों की खुदाई का काम पूरा करने के बाद दोनों TBM मशीनें एक साथ बाहर निकली। दिल्ली के करोलबाग इलाके में 2 मंजिला इमारत गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई। कई लोग घायल हो गए हैं। मकान गिरने के बाद आसपास के लोगों में अफरा तफरी मच गई। इस घटना में कई लोग दब गए। लोगों को बचाने के लिए स्थानीय पुलिस, NDRF, दिल्ली फायर सर्विसेज और अन्य एजेंसियों ने बचाव अभियान तेज किया। पुलिस ने घटनास्थल के आसपास के घरों से लोगों को हटा दिया है। ढहने वाली बिल्डिंग करीब 25 वर्ग गज क्षेत्र में फैली हुई थी और काफी पुरानी थी। घायलों को अस्पताल में इलाज जारी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गाजियाबाद को विकास की ढेरों सौगातें दी। मुख्यमंत्री ने गाजियाबाद में 757 करोड़ रुपए की 111 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रोजगार मेले में 15,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इसके अलावा 6,000 छात्रों को स्मार्टफोन और टैबलेट वितरित भी किए। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि डबल इंजन की सरकार युवाओं के सपनों को उड़ान देने के अवसर प्रदान कर रही है। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि उत्तर प्रदेश अगले 3 साल में देश की नंबर 1 अर्थव्यवस्था बन जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गाजियाबाद के मंच से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि ये दोनों पार्टी राज्य में लोगों को गुमराह कर रही है। उन्होंने किसी का हित नहीं किया है बल्कि सिर्फ लूटा है। कार्यक्रम के दौरान योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना लेकर आ रही है, जिसके तहत 10 लाख युवाओं को पहले चरण में 5 लाख और दूसरे चरण में 10 लाख रुपए का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा।
आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने दिल्ली में कार्यक्रम में पद्म विभूषित वेद मूर्ति श्रीपाद दामोदर सातवलेकर द्वारा हिंदी में प्रणीत चारों वेदों के सुबोध भाष्य के तृतीय संस्करण का विमोचन किया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एनपीएस वात्सल्य योजना लॉन्च की। इस योजना के तहत अब नाबालिग बच्चों का भी पेंशन अकाउंट खुलेगा। ऑल टाइम हाई का रिकॉर्ड बनाने के बाद भारतीय शेयर बाजार लाल निशान पर बंद। सेंसेक्स ने 131 अंक गिरकर 82,948 पर, जबकि निफ्टी 41 अंक गिरकर 25,377 पर बंद हुआ। ई कॉमर्स क्षेत्र की दिग्गज कंपनी अमेजन ने समीर कुमार को भारत का कंट्री मैनेजर नियुक्त करने का ऐलान किया। कुमार मौजूदा कंट्री मैनेजर मनीष तिवारी की जगह लेंगे। सेबी ने एक सर्कुलर जारी करके सभी लिस्टेड कंपनियों को रिकॉर्ड डेट के बाद अधिकतम 2 कारोबारी दिन में ही बोनस शेयर जारी करने का निर्देश दिया। वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 का आयोजन 19 से 22 सितंबर तक दिल्ली में किया जा रहा है। इस आयोजन में 90 से अधिक देश शामिल होंगे। केंद्र सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की कीमतों में उतार चढ़ाव के बीच घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल पर अप्रत्याशित लाभ कर को घटाकर शून्य कर दिया। यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए डीडी न्यूज। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस टीएमटी रीबार, निर्माण का रियल हीरो। एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100। सराफा बाजार में सोने चांदी के भाव में हल्की गिरावट देखने को मिली। सोने की कीमत 73,000 रुपए प्रति 10 ग्राम रही, वहीं चांदी 87,000 रुपए प्रति किलो रही। दुनिया के अमीरों की सूची से मुकेश अंबानी नीचे खिसक गए। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स सूची के मुताबिक मुकेश अंबानी 12वें स्थान पर पहुंच गए। केंद्र सरकार के खाद्य और आपूर्ति विभाग ने पिछले 100 दिनों में किसानों से श्री अन्न की रिकॉर्ड खरीदारी की। लेबनान में मंगलवार को हुए पेजर ब्लास्ट की खबर थमी नहीं थी कि बुधवार को एक बार फिर हिजबुल्लाह के वॉकी टॉकी फटने की खबर आ गई। पेजर ब्लास्ट में मारे गए लोगों के अंतिम संस्कार के समय रेडियो सेट में विस्फोट हुआ। ये धमाके वायरलेस कम्युनिकेशन डिवाइसेस में हुए। सुरक्षा सूत्रों के मुताबिक अब जिन कम्युनिकेशन डिवाइसेस में विस्फोट हुए वो हाथ में पकड़े जाने वाले रेडियो। हिजबुल्लाह ने पेजर्स की तरह ही ये डिवाइस भी करीब 5 महीने पहले खरीदे थे। रॉयटर्स के मुताबिक ये वायरलेस रेडियो सेट हिजबुल्लाह के लड़ाकों द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे थे। इससे पहले मंगलवार को लेबनान में एक के बाद एक कई शहरों में हिजबुल्लाह द्वारा उपयोग में लाए जा रहे पेजरों में धमाका हुआ, जिसमें कम से कम 1 दर्जन लोगों की मौत हो गई। पेजरों में हुए ये ब्लास्ट का सिलसिला करीब 1 घंटे तक लेबनान से लेकर सीरिया तक चला। धमाकों में लगभग 3,000 लोग जख्मी हो गए। दरअसल ये हिजबुल्लाह को निशाना बनाकर किया गया सीरियल पेजर ब्लास्ट। हिजबुल्लाह ने संगठन के सदस्यों से हैकिंग और हमलों के खतरे से बचने के लिए मोबाइल फोन का इस्तेमाल न करने का निर्देश दिया था। इसी वजह से यहां लोग पेजर का इस्तेमाल करते हैं। धमाका राजधानी बेरूत से लेकर बांका वैली जैसे इलाकों में हुआ। हिजबुल्लाह के कई टॉप लीडर्स के मारे जाने या घायल होने की आशंका है। मंगलवार को जिन पेजर में विस्फोट हुए उनको महीनों पहले हिजबुल्लाह ने ऑर्डर किया था। हिजबुल्लाह ने ताइवान स्थित गोल्ड अपोलो को 5,000 पेजर का ऑर्डर दिया था। ताइवान की पुलिस मामले की जांच कर रही है। हालांकि गोल्ड अपोलो कंपनी ने विस्फोट वाले पेजरों को अपना मानने से ही इनकार कर दिया। ईरान ने इसे आतंकी हमला बताते हुए इजरायल को ही इसके लिए जिम्मेदार ठहराया और लेबनान में सामूहिक हत्या करने, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून का उल्लंघन करने और क्षेत्रीय शांति के लिए खतरा पैदा करने का आरोप लगाया। अमेरिका ने साफ कर दिया कि उसका इन विस्फोटों से कोई लेना देना नहीं। विस्फोट के बाद सामने आई पेजर की तस्वीरों में ताइवान की गोल्ड अपोलो कंपनी के मार्क मिले हैं। दावा किया जा रहा है कि इन उपकरणों के अंदर एक बोर्ड लगाया गया था जिसमें विस्फोटक सामग्री फिट की गई। इन्हें किसी भी डिवाइस या स्कैनर से पकड़ा नहीं जा सकता। जब उन्हें कोडेड मैसेज भेजा गया तो विस्फोट एक्टिव हुए और 3,000 पेजर एक साथ फट गए। लेबनान में बड़े पैमाने पर हुए पेजर धमाकों के बाद पश्चिम एशिया में तनाव काफी बढ़ा। लेबनान की ताजा घटनाक्रम के बीच अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन पश्चिम एशिया की अपनी 10वीं यात्रा काहिरा पर पहुंचे।
मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी ने ब्लिंकन के साथ बातचीत के दौरान गाजा युद्ध में युद्ध विराम के प्रयासों को तेज करने का वादा किया। दोनों नेताओं के बीच युद्ध विराम वार्ता और बंधकों और कैदियों की अदला बदली पर प्रगति के लिए मिस्र, अमेरिका और कतर के बीच संयुक्त प्रयासों में तेजी लाने के तरीकों पर चर्चा की गई। ब्लिंकन ने कहा कि युद्ध विराम के लिए समझौते पर पिछले 1-1.5 महीने में जबरदस्त प्रगति हुई। समझौते के 18 बिंदुओं में से 15 पर सहमति बन गई है, लेकिन शेष मुद्दों को हल करने की जरूरत है। उत्तर कोरिया ने कम दूरी तक मार करने वाली कई बैलिस्टिक मिसाइलें उत्तर पूर्वी दिशा में दागी। दक्षिण कोरिया के मुताबिक उत्तरी प्योंगयांग के काइचोन क्षेत्र में आज तड़के कई मिसाइलें दागी जाने का पता लगा। दक्षिण कोरिया के संयुक्त चीफ ऑफ स्टाफ ने कहा कि वो उत्तर कोरिया की बैलिस्टिक मिसाइल की सूचना अमेरिका और जापान के साथ साझा करेंगे और पूरी तत्परता बनाए रखेंगे। दरअसल इसी महीने 600 mm के एक नए मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर के प्रक्षेपण के एक दिन बाद उत्तर कोरिया ने पहली बार अपने यूरेनियम संवर्धन केंद्र का ब्यौरा सार्वजनिक रूप से उजागर किया था। मध्य और पूर्वी यूरोप के कई शहर भीषण बाढ़ की चपेट में हैं। चेक रिपब्लिक और पोलैंड के बीच का सीमाई क्षेत्र बाढ़ से सबसे अधिक प्रभावित है। मध्य यूरोप में 2 दशक की सबसे भीषण तबाही का दृश्य देखने को मिला। यूरोप के 6 देशों में बाढ़ ने तबाही मचा रखी है। तेज बारिश के बाद आई बाढ़ की वजह से अब तक 22 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। रोमानिया, पोलैंड, चेक गणराज्य, ऑस्ट्रिया जैसे देशों की हालत खराब है। बाढ़ के चलते कई शहर, कस्बे और गांव पानी में डूबे हुए हैं, जबकि बाढ़ की वजह से कई लोगों के लापता होने की भी खबर है। हजारों घरों में बिजली नहीं है और लोग अंधेरे में रहने को मजबूर हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी। राहत और बचाव कर्मियों ने बाढ़ प्रभावित इलाकों में हेलीकॉप्टर के माध्यम से स्थानीय निवासियों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। पोलैंड ने प्रभावित क्षेत्रों में प्राकृतिक आपदा की स्थिति की घोषणा करते हुए पीड़ितों की मदद के लिए $260 मिलियन अमेरिकी सहायता देने का प्रस्ताव रखा। पोलैंड के प्रधानमंत्री ने कहा, यूरोपीय संघ से वित्तीय सहायता की मांग की। यूरोपीय संसद सदस्यों ने मध्य यूरोप में बाढ़ होने से वाले नुकसान से निपटने में मदद के लिए सॉलिडेरिटी फंड से वित्तीय सहायता शीघ्र जारी करने का आह्वान किया। उत्तरी हंगरी में भी बाढ़ ने अपना रौद्र रूप दिखाया। बाढ़ के कारण कई इलाके जलमग्न हो गए। गांव के निवासियों को आने जाने के लिए नावों का सहारा लेना पड़ा। माली की राजधानी बमाको में भी आतंकियों ने देश के मुख्य एयरपोर्ट पर हमला कर दिया। हमले के बाद मिली सेना ने कहा, हालात अब नियंत्रण में और अब इलाका खाली किया जा रहा है। अल-कायदा से जुड़े जमात नुसरत अल इस्लाम व अल मुस्लिमीन JNIM के सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट किए गए वीडियो में एक हथियारबंद व्यक्ति को बोइंग 737 में आग लगाते हुए दिखाया गया, जिसके किनारे पर रिपब्लिक ऑफ माली लिखा हुआ था। एक लंबे ब्रेक के बाद भारतीय क्रिकेट टीम एक बार फिर से क्रिकेट के मैदान पर नजर आएगी। भारत और बांग्लादेश के बीच 2 टेस्ट मैच की सीरीज का पहला मुकाबला गुरुवार से चेन्नई में शुरू होगा। भारत का बांग्लादेश के खिलाफ रिकॉर्ड बेहद दमदार रहा है। बांग्लादेश की बात करें तो टीम को भारत के खिलाफ अपनी पहली टेस्ट जीत की तलाश। NADA भारतीय समावेश सम्मेलन का दूसरा संस्करण बुधवार को नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इस मौके पर केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया भी मौजूद रहे। केंद्रीय खेल मंत्री ने एंटी डोपिंग गाइडलाइंस पर आधारित 3D बुकलेट का विमोचन किया और डोप के दंश से बचाव के तमाम प्रयासों को सामने रखा। ICC ने ऐतिहासिक ऐलान किया कि अब पुरुष और महिला खिलाड़ियों को विश्व कप में एक समान प्राइज मनी दी जाएगी। इसकी शुरुआत अगले महीने UAE में होने वाले महिला T20 विश्व कप के साथ हो जाएगी। भारतीय कप्तान हरमनप्रीत सिंह को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा पुरुष खिलाड़ी ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए नामित किया गया। वहीं PR श्रीजेश गोलकीपर ऑफ द ईयर पुरस्कार की दौड़ में शामिल। UEFA चैंपियंस लीग में लिवरपूल की टीम ने जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। लिवरपूल ने अपने पहले मुकाबले में AC मिलान को 3-1 से मात दी। रियल मैड्रिड ने भी चैंपियंस लीग mit जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। रियल मैड्रिड ने अपने ही मुकाबले में VfB स्टुटगार्ट की टीम को 3-1 से हरा दिया। बायर्न म्यूनिख ने चैंपियंस लीग में डायनेमो
ज़ग्रेब को 9-2 से करारी शिकस्त दी। टीम के लिए 4 गोल भी किए। चैंपियंस लीग के अपने पहले मैच में एटलेटिको मैड्रिड का सामना आरबी लाइप्जिग से होगा। एटलेटिको के कोच डिएगो सिमियोन ने कहा कि चैंपियंस लीग के नए फॉर्मेट में टीमों के लिए ज्यादा से ज्यादा मैच में जीत दर्ज करना जरूरी। चैंपियंस लीग में बार्सिलोना का सामना अपने पहले मैच में फ्रेंच क्लब मोनाको से होगा। बार्सिलोना की टीम खिलाड़ियों की चोट से जूझ रही है। चैंपियंस लीग के अपने पहले मैच में आर्सेनल का सामना अटलांटा से होगा। आर्सेनल को खिताब का प्रबल दावेदार माना जा रहा है। हालांकि आर्सेनल ने कभी चैंपियंस लीग नहीं जीती है। एएस रोमा ने अपने प्रमुख कोच डैनियल डे रॉसी को पद से हटा दिया। रॉसी का करार जून 2027 तक था। 20 सितंबर को पूरे भारत में राष्ट्रीय सिनेमा दिवस मनाया जाएगा। इस दिन फिल्म प्रेमी अपनी पसंदीदा फिल्म सिर्फ 99 रुपए में सिनेमाघरों में देख सकते हैं। सिद्धांत चतुर्वेदी की फिल्म युद्रा की एडवांस बुकिंग शुरू हो गई है। नेशनल सिनेमा डे के मौके पर सिर्फ 99 रुपए में ही अपनी टिकटें आप बुक करा सकते हैं। किरण राव की फिल्म लापता लेडीज जापान में दर्शकों को लुभाने के लिए तैयार है। यह फिल्म जापान में 4 अक्टूबर को प्रदर्शित की जाएगी। सोम शाह की फिल्म तुबाड़ ने फिर थिएटर में दस्तक देकर शानदार कमाई की है। फिल्म ने पहले हफ्ते में 13.5 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई की। पाकिस्तान की सबसे बड़ी फिल्म माने जाने वाली द लीजेंड ऑफ मौला जट इंडिया में रिलीज होने जा रही है। यह फिल्म भारत में 2 अक्टूबर को रिलीज होगी। रोहित शेट्टी की फिल्म सिंघम अगेन दिवाली के मौके पर ही रिलीज होने जा रही है। इससे पहले इस फिल्म को स्थगित करने की खबरें सामने आई थी। और एक्सप्रेस 100 की आखिरी खबर, बॉलीवुड एक्टर आयुष्मान खुराना ने गणपति विसर्जन समारोह के बाद वर्सोवा चौपाटी पर समुद्र तट की सफाई अभियान में भाग लिया। इसी के साथ ही एक्सप्रेस न्यूज 100 में अभी के लिए इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।